मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। 101.1 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित। आज हमारे साथ है डॉक्टर महेंद्र कच्छावा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, MGH हॉस्पिटल जोधपुर। डॉक्टर महेंद्र कच्छावा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, फाइन। कोरोना काल में जब कोई कहता है मैं अच्छा हूं और फाइन हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी बातें हम करेंगे, कोरोना को लेकर भी करेंगे, इम्यूनिटी को लेकर भी करेंगे, लेकिन पहले छोटा सा एक गाना हम सुन लें। छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की, हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया, साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया। और कभी जब गम की जलती धूप ने हमको घेर लिया, तो इनके ही कदमों में झुक गए हम। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, गंगा का पानी सदैव निर्मल और शुद्ध ताजा रहा है और वैसा ही निर्मल स्वास्थ्य सभी का रहे, हम यही कामना करते हैं। डॉक्टर कच्छावा, बताएं कि आयुर्वेद है क्या, कैसे बना आयुर्वेद? सर, आयुर्वेद जो है जी वेदों में से निकला है। 4 वेद है, 4 वेद में से उपवेद जो अथर्ववेद है उसका उपवेद है आयुर्वेद। जी आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है जी। आयुर और वेद। जिस शास्त्र में आयु के बारे में बताया गया हो, आयु कितनी होती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उनको क्या काम करना है, क्या खाना है, क्या लाइफ स्टाइल रखनी है, उसके बारे में जो बताता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद की रचना क्यों की गई? जब हम काम करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की चिंता लेकर काम करते हैं, तो ये हम 4 पुरुषार्थ जब भी प्राप्त कर सकते हैं जब हम आरोग्य रहें, तो हमें कोई बीमारी नहीं हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आयुर्वेद बनाने से पहले ये चीज तय की गई कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना जी, और बीमार हो जाए तो उसको क्या करना। तो ये 2 मोटो लेकर आयुर्वेद आगे बढ़ा। मतलब संपूर्ण मानव विज्ञान है आयुर्वेद। यस सर। आदमी को धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी से जोड़ने वाला अगर कहें तो ये आयुर्वेद ही हो सकता है। अच्छा, कहते हैं डॉक्टर साहब ये 3 चीजों पर आधारित जी किस पे आधारित है? हाँ, हमारे प्रकृति में जितनी भी चीजें बनी है वो ऐसा मानते हैं कि 5 महाभूतों से बनी है। पृथ्वी, वायु, जल, तेज और आकाश। ये 5 चीजें से, चाहे मानवता हो चाहे प्रकृति में कोई भी चीज हो, इनके बिना नहीं बन सकती। तो इन 5 चीजों में जो है इनका अनुसरण करते हुए प्रकृति का नियमन जो है वायु, सूर्य और चंद्रमा प्रकृति का नियमन और संचालन करते हैं। उसी प्रकार शरीर में वात, पित्त और कफ शरीर का नियमन और संचालन करते हैं। ये वात, पित्त, कफ जब हम सम अवस्था में रहते हैं
तो शरीर का धारण करते हैं, तब इनको धातु कहते हैं। लेकिन जब ये शरीर में कम या अधिक हो जाते हैं तो ये किसी बीमारी को पैदा करते हैं। उस परिस्थिति में इनको दोष कहते हैं। जी, वात, पित्त और कफ। अगर हम आज की लैंग्वेज में बताएं तो ये बॉडी का कौन सा पार्ट है, क्या है? हाँ, शरीर के अंदर ये एक जैविक जो होती है ऊर्जा, उसको समझ सकते हैं। शरीर में जितनी भी गतिशील अवस्थाएं रहती है, गमन की अवस्थाएं रहती है, जैसे श्वास लेना, मल मूत्र का त्याग, ये सभी वात के अधीन आते हैं। अच्छा। ठीक इसी प्रकार पित्त जो है उष्मा का संचालन करता है और रूपांतरण करता है। जो हम आहार का भोजन करते हैं उसका रूपांतरण करता है, उसका पाचन करता है, उससे मल मूत्र बनाता है। और इसी प्रकार शरीर के अंदर कफ जो है, श्लेष्मा जो है, शरीर में स्निग्धता और शरीर के अंदर जो है धैर्य का लिए जिम्मेदार है। जी, यदि कफ बढ़ जाता है तो खांसी वगैरह जो हो जाती है, अगर पित्त बढ़ता है तो एसिडिटी वगैरह, बिल्कुल वही सारी जी चीज है। कहते हैं सबसे प्राचीनतम प्रणाली है ये। जी सर। तब से लगातार आ रही है और ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेद यति बोध यति इति आयुर्वेदः, यानी कि आयु और या आयु के बोध को शास्त्र को लेकर को जो बताता है। जी, उनको लेकर ये बना है। आयुर्विज्ञान जो है, क्या इसके कहीं आसपास है आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान? हाँ, आसपास है। जिस प्रकार पहले अभी जैसे अलग अलग डिवीजन है मेडिकल में, उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी अष्टांग आयुर्वेद लेके 8 डिवीजन किए गए थे। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरई। काय का मतलब होता है जनरल मेडिसिन। बाल का मतलब पीडियाट्रिक्स। पहले जमाने में पीडियाट्रिक्स के अंदर ही, बाल रोग के अंदर ही जो है बाल चिकित्सा, स्त्री चिकित्सा और प्रसूति दोनों आते थे। ग्रह का मतलब मानसिक चिकित्सा, ऊर्ध्वांग का मतलब उर्दू यानी ENT से संबंधित, शल्य के अंदर सर्जरी, दृष्टा का मतलब होता था सांप वगैरह काट देते जिसको हम टॉक्सोलॉजी कहते हैं, वो इसके अंदर था। जरा का मतलब है जो जेराइटिक्स, जो बुढ़ापे में जो समय से पहले रोग हो जाते हैं तो वो जरा में। और वृषई का मतलब जो एफ्रोडेक्स यानी संतानों उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए जो चीजें होती थी उनको बाजीकर यानी घोड़े जैसी बाजीकरण है, मतलब पुराने शब्द हम सुनते आ रहे हैं। एक और इसी का एक पार्ट है भूत विज्ञान। हाँ, भूत का साइकोलॉजी। हाँ, वो ग्रह में भूत साइकोलॉजी जो है सारा ग्रह विज्ञान, गाय बाल ग्रह विज्ञान में भूत विद्या थी। मतलब इतनी मानसिक व्याधियों के लिए चिंता करता था। इतनी ब्रांचेस तभी से बना ली हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों बरस पहले, लगभग 3 से 5 हजार साल पहले की बातें हैं सारी। बिल्कुल सर जी। अब आ जाते हैं सीधे तौर पे कि शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों में सुधार करता है आयुर्वेद। जी सर। और जबकि हम जो अभी दवाएं ले रहे हैं, इंग्लिश जो दवाएं जिसको कहते हैं हम, वो सिर्फ एक बार पेन किलर की जैसी होती है। तो ये कैसे दोनों चीजें सुधारता है एक साथ? जब भी कोई पेशेंट आता है तो एक पैटर्न रहता है, आया उसको मेडिसिन लिख दी जाए। जबकि आयुर्वेद में आता है तो सबसे पहले उससे पूछा जाता है उसके जो सिम्टम है कि आपके क्या क्या सिम्टम है। उसके बाद में ये तय करते हैं उसकी प्रकृति कैसी है, वातिक, पैतिक, कफज या द्वंद्वज या सन्निपात, तीनों मिलके प्रकृति तय करने के बाद में एक हम माइंड मेक करते हैं कि इसके लिए औषध क्या होनी चाहिए, आहार क्या होना चाहिए और उसका व्यवहार एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइफ स्टाइल है कि सुबह उठने से लेकर रात तक उसको क्या क्या करना है वो हम डिसाइड करके पेशेंट को बताते हैं। तो उससे थोड़ा सा भिन्न है। खाली दवा लिख के उसको कर देना बहुत मुश्किल काम है। जब तक वो अपनी डे टू डे लाइफ में चेंज नहीं लाएगा तो वो मेडिसिन पे आधारित हो जाता है। चिकित्सा इसीलिए आयुर्वेद की श्रेष्ठ कहलाती है कि वो रोग को पुनः उत्पन्न न होने दे, इस प्रकार की चिकित्सा है। अच्छा, एक शब्द बार बार आता है जोड़े से, आहार और विहार। हाँ सर। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा विस्तार से आप आहार और विहार के बारे में बताएं। हाँ, आहार का मतलब है हम भोजन कब करें, सुबह उठने से लेकर शाम तक। जिस प्रकार से हमारे यहाँ कई सारी कोटेशंस है कि सुबह का भोजन जो राजा का, दोपहर का भोजन है वो अमीर का और शाम को गरीब का। अच्छा, ऐसा एक युक्ति आती है। इसी प्रकार एक और है, 100 कार्यों को छोड़कर सबसे पहले भोजन करना चाहिए। इसका मतलब समय से भोजन करना चाहिए। जी। और जब हम डे टू डे विहार की बात करेंगे तो डे टू डे लाइफ में ये है कि अगर हम रात्रि में जल्द सोएंगे तभी सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और जब हम जल्दी उठेंगे तो हमारा जो सुबह का भोजन है वो समय से हो जाए। और आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जो हमारी पाचन शक्ति है वो सबसे अधिक सक्रिय रहती है सूर्योदय के 2 से 2.5 घंटे बाद तक और सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक हमारी पाचन शक्ति श्रेष्ठ है। तो ये खाने का श्रेष्ठ समय हो सकता है। ये व्यवहार है। विहार जो आप पूछ रहे हैं कि ये क्या करना है, ये है। और फिर आती भोजन, तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आजकल जो है
खाना खाने के बाद में स्वीट लेते हैं, जबकि आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि मधुर जो रस होता है वो पहले लेना है। अच्छा, जी जी। पहले के जमाने में आप जब देखेंगे कि शादी ब्याह में जाते थे तो गुड़ या किसी का घी में मिला के उसको मिठाई खिलाते थे। जी। लेकिन आज के प्रचलन में यह है खाना खाने के बाद स्वीट, आइसक्रीम, डेजर्ट हो गया बात। हाँ, और ये जो मधुर चीज होती है भारी पड़ती है, और खाना खाने के बाद हम भारी चीज खाएंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगा, इसलिए जरूरी है सर। यानी कि अगर खाना कहीं खाने आप जाएं तो सबसे पहले मिठाई का पीस उठा ले आए। बिल्कुल, यस सर, यही बात है, उठाना ही चाहिए। जी जी। उसके बाद अच्छा, आजकल ये भी चलता है कि भाई इसके पहला कोई सॉफ्ट ड्रिंक ऐसा आ जाए जो पाचक हो। हाँ, खाना खाने के पहले सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब है आपकी जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाए और हम ठीक प्रकार से खा सके, उसके लिए होता है। जी, ये चिकित्सा जो पद्धति है, कहते हैं कि ये नेचर के बहुत करीब है। हाँ, कैसे बताएं डॉक्टर? नेचर के प्रति है कि यहाँ जितने भी औषध द्रव्य जो काम लेंगे वो केमिकल बेस नहीं है। हमारे यहाँ जो चिकित्सा होती है दो प्रकार की, एक होता है जिसमें अद्रव्यभूत जिसमें किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं ले जाएगी, जैसे धूप से, पानी से, उपवास से, इस प्रकार की चिकित्सा वो अद्रव्यभूत, जिसमें कोई मेडिसिन काम नहीं लेती। दूसरी चिकित्सा होती है द्रव्यभूत में सबसे पहले आता है कि जो वनस्पतियां होती है, जो उद्भिद होते हैं, जो जमीन से निकलते हैं, उनसे काम लिया जाता है। दूसरा जो होता है वो काम लिए जाते हैं जो खनिज, जो हमारे जमीन में से निकलते हैं जी। और तीसरा जो होता है जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे शहद है, दूध है, दही है, ये चीजें जंतुओं से। तो प्रकृति में जो भी तीन तरह की सत्ता है, इन तीन द्रव्यों को हम डायरेक्ट काम लेते हैं जी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका जो असर है वो धीरे धीरे होता है, इसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ मिथक? वही सच्चाई ये है कि आयुर्वेद औषधि जो है आहार और इनके ऊपर आधारित है, केमिकल बेस नहीं है। तो शरीर में जैसे जाने के बाद इनका धीरे धीरे अवशोषण होता है, और जहां जरूरत पड़ती है कि इसको शीघ्रता से आशुकारी प्रभाव पड़े, उसके लिए फिर हम इसके अंदर जो भस्में और पारा आदि मिलाते हैं, रत्न आदि मिलाते हैं, तो वो जो वनस्पतियों से कुछ तेज काम करती है, उनके गुणों को बढ़ा देती है। इसलिए हम उसके अंदर पारा हुआ, अपने भस्में हुई, इनका मिश्रण करते हैं जी। कहते हैं इमीडिएट जो इफेक्ट चाहिए कि तुरंत हमें राहत मिल जाए, क्या इसमें ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, एकदम इमीडिएट इफेक्ट जो प्रभाव के लिए तो हमें एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है जी। और रोग को निर्मूल करने के लिए हम जो प्रकृति के हिसाब से चिकित्सा करते हैं, उसमें आयुर्वेद का काम है। अभी जो काल चल रहा है, कोरोना कोविड-19 का चल रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के जो बूस्टर डोजेज वगैरह आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, गाना भी या संगीत भी कहीं हमें और हीलिंग पावर देता है क्या? हाँ, हीलिंग पावर तो देता ही सर। तो आपकी पसंद का गाना आज सुन ले पहले। जी सर। कौन सा गाना सुनिए? हमराज पिक्चर का गाना है, तुम अगर साथ देने का वादा करो। क्या बात है। तो आप चाहें तो डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र कछवा हमारे साथ हैं। 25-55-952 और 25-55-972 पर पूछ सकते हैं आयुर्वेद आपके रोग मिटाने में किस तरह से सहायक है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़्मे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का
वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, एक मिनट। हेलो। हाँ डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते सर। सर मैं ये पूछा अभी जो काढ़ा आता है ना अभी हाँ हाँ उसको अभी पिए बिना बीमारी तो बीमारी तो फायदा कर रहा है नुकसान करता है। कौन सा काढ़ा? काढ़ा तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारे काढ़े आते हैं। सर पतंजलि का काढ़ा आता है सर। पतंजलि काढ़े का मेरे को कंटेंट्स नहीं पता। मैं आपको जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है जिन्होंने जो काढ़ा बताया बहुत ही सिंपल है, उसको आप प्रयोग करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं इसको अपन नई बीमारी है तो भी ले सकते हैं ना भाई? कौन सा काढ़ा? आयुष काढ़ा है वो ले सकते हैं। उस काढ़े में अगर कुछ मेडिसिन है तो फिर बीमार हो जाएंगे तो कैसे ठीक होंगे? तो इसलिए आयुष काढ़ा जिसमें घर की ही चीजें हैं उसको आप रेगुलर प्रयोग करें तो कर सकते हैं। और कितनी मात्रा में लेना बता देता हूं मैं आपको। उसके लिए आपको तुलसी का पंचांग का मतलब होता है जड़ तना पत्ती, तुलसी का पूरा पौधा वो लेना है 4 भाग। हाँ सर। ठीक है। दालचीनी 2 भाग, सौंठ 2 भाग, काली मिर्च 1 भाग और लौंग 1 भाग, कुल 100 ग्राम हो गया ये। ठीक है। 40 और 20-20 ग्राम और काली मिर्च और लौंग 10-10 ग्राम। इनको कूट कर पीस कर एक पाउडर बना ले और बहुत थोड़ी मात्रा में यानी एक आदमी के लिए 3 ग्राम का मतलब 1/3 टीस्पून 1 कप पानी में हल्का सा उबाले और फिर उसको चाय की तरह उबाल कर छान कर पी ले। अगर शुगर नहीं है तो गुड़ डाल सकते हैं, मुनक्का डाल सकते हैं और शुगर है तो बिना कुछ भी मीठा डाले पी सकते हैं। दिन में 1 बार पीना है आपको। ये काढ़ा लंबे टाइम तक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपन काम ले सकते हैं। भूखा पेट भी है या खाना खाने के बाद में पी सकते हैं? भूखे पेट पी सकते हैं सुबह या रात को सोते समय। मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा ये काढ़ा, आपके जो रक्षा तंत्र प्रणाली है जो उसको बढ़ा देगा। ये काढ़ा आप पी सकते हैं। हेलो। एक और फोन है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोले सर। हेलो जी नाम बताएं, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैडम बोले। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर। हाँ नमस्ते मैम। मैं बोल रही हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ केवी की। हाँ जी। मेरी रेटिना जो है अब जो है ना उसकी कैपिलरीज फटती जा रही है और उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। हाँ हाँ 2 साल हो गए ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा तो और कोई आपके साथ कोई डिजीज है क्या उसके साथ, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या ऐसा कुछ? हाँ शुगर मतलब जो है मेरे को डायबिटीज है। कितने समय से है आपको? मेरे को अगर एक्चुअली जो मतलब मैंने इंजेक्शन जो शुरू करे हैं उसको 7-8 साल हो रहे हैं। 7-8 साल हो रहे हैं। हाँ तो अच्छा तो ये रहेगा मैम, मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में बैठता हूँ 11 नंबर रूम में। ठीक है। तो सुबह 9 से 1 में कभी भी एक बार आपकी रिपोर्ट्स लेके मिलेंगे तो मैं आपको अच्छा सा गाइड कर पाऊंगा। ओके ठीक है ना। जी
आप बिल्कुल बता रहे हैं, एमजीएच हॉस्पिटल जो है महात्मा गांधी हॉस्पिटल, वहां बता रहे डॉक्टर महेंद्र कछावा हमारे साथ है, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। और आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी बातें हम इनसे कर रहे हैं और प्रॉब्लम जो है श्रोता वो भी हमें पूछ सकते हैं। हेलो, नाम बताएं अपना। नरपत जी, पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर महेंद्र को आप? हेलो, हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो, आवाज आपकी कट रही है नरपत जी, आवाज साफ नहीं आ रही है। थोड़ा सा आपका नेटवर्क जहां आप खड़े हैं वो चेक कर लीजिए। जो पूछना चाह रहे सवाल हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए, तब तक हम आगे बढ़ जाते, कोई और फोन आए। ये कोरोना क्या है, आयुर्वेद क्या मानता है कोरोना को? कोरोना को हम एक तरह से इसको मौसमी बीमारियों की तरह लेते हैं हम लोग जी। जब भी कोई ऋतु परिवर्तन होता है जी, और उसी के साथ हमारी जो है इम्यूनिटी कम होती है जी, तो उन लोगों को कुछ जो व्याधियां हो जाती है जी, तो उनमें से एक हम जो श्वसन व संस्थान की बीमारी है जिसमें वात और कफ ज्यादा रहता है जी, वो ऐसा मानते हैं जी। एक और टेलीफोन है डॉक्टर साहब। हाँ जी, देख लेते हैं कौन है। हेलो जी, नाम बताएं अपना। नमस्कार सर। नमस्कार, जबरनाथ बोलो जी, पूछे डॉक्टर साहब। बोले डॉक्टर साहब, ज्यादा बनती है पेट। हेलो, आवाज साफ नहीं आ रही सर। गैस, हाँ, गैस ज्यादा बनती है। हाँ, गैस के लिए जोधपुर में आम है गैस का बहुत अधिक बनना। उसके लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भोजन है वो आपको समय से करना पड़ेगा। आपको सुबह जहां तक हो सके सूर्योदय से पहले उठें। और दूसरी चीज, अगर कोई कब्जी वगैरह रहती है तो उसका भी उपचार करना है। कब्जी के लिए अनावश्यक जो अपन विज्ञापन देख के चूर्ण देते हैं वो चूर्ण नहीं लेने हैं। उन सभी चूर्ण में एक सोनामुखी नाम का कंटेन होता है जिसको जानवर भी नहीं खाता, तो हम लोग क्या है उसको रेगुलर नहीं ले सकते। आवश्यकता हो तो सप्ताह में 1-2 बार लिया जा सकता है। अगर हम रेगुलर लेते हैं तो शरीर का उससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खत्म हो जाता है। पहली बात, कब्ज न होने दें। दूसरी बात, हम हमारे खाने का सिस्टम जो है सुबह करीब 9-9:30 भोजन करें और भोजन में जहां तक हो सके आलू, चावल, बेसन ऐसी चीज न खाएं और खाना खाने के आधा घंटे बाद पानी पिए और अगर सोना है तो 2 घंटे बाद। और शाम का खाना जो है हमारा सूर्यास्त से पहले हो और शाम के खाने में हमारी ऐसी सब्जियां हो जो वाटर सॉल्युबल से मतलब हमारा मारवाड़ी शब्द एक जोल वाली सब्जी, उसमें क्या क्या हो सकता है, दाल, कड़ी, पापड़, बढ़िया, राबोड़ी, इस तरह की सब्जी खाएं। ये सारी वाटर सॉल्युबल है तो हमारी अपना आप गैस कम होने लगेगी। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज। देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, तुलसी गेट और एमडीएम अस्पताल के सामने, जोधपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं भानु पुरोहित, हमारे साथ है डॉक्टर महेंद्र कछावा। डॉक्टर साहब, कोरोना के बारे में बात कर रहे थे, क्या आप जो अभी काढ़ा बता रहे हैं या कोरोना के लिए कोई अलग से काढ़ा है कुछ ऐसा? कोरोना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक वात श्लेष्मिक वात करके अलग से बनाया हुआ है, वो हमारे आयुर्वेद चिकित्सालय में उपलब्ध है। और उसमें जब सिम्टोमेटिक कोई होता है, उसको सर्दी, जुकाम, खांसी या सूखी खांसी है, बुखार है, तो उस काढ़े का प्रयोग करते हैं। बिना कुछ सिम्टम के उसका प्रयोग लगातार करने से जब कोई व्याधि हो जाएगी तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो जो सिम्टोमेटिक है वो उसका प्रयोग करें। और आयुष क्वाथ जो मैंने बताया उसका प्रयोग जो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जो अभी आपने बताया था, तुलसी वाला जो है ना, तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च वाला, वो उसको रेगुलर यानी कि रसोई में ही आपका सारी चीजें उपलब्ध हो सकती है। बिल्कुल सर। जी जी। अच्छा, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते आयुर्वेद में? बिल्कुल सर जी। चाहे तो कोई अपनी जो अंग्रेजी दवाई है वो लेते लेते भी इस चिकित्सा में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। मैंने जैसे आपको बताया था, जो हमारा आहार और विहार है जी, उसके लिए आप कोई भी ट्रीटमेंट ले उसके साथ हो तो वो सपोर्टिव हो जाएगा। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि आपका अगर बीपी, शुगर और हृदय की बीमारियां चल रही है तो आप सुबह अर्जुन की सीर पाक यानी अर्जुन के जो चाय पी सकते हैं। खाना खाने के पहले लौकी खा सकते हैं। और सब्जियों में ऐसी सब्जियों का चयन करें जो
आसानी से पच जाए तो उसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ये उत्सुकता है कि जैसे किसी को बीपी है, शुगर है या हार्ट प्रॉब्लम से, वो जो एलोपैथी ले रहा है, उसके साथ धीरे धीरे ये शुरू करे और वो दवाइयां बंद हो जाएगी। अगर सिम्टम कम होते हैं, जैसे शुगर का पेशेंट है, वो आता है और अपनी जो भी दवाई है वो यथावत लेता रहे और आयुर्वेद का जो आहार विहार उसका पालन करे, उसको पालन करते हुए अपना इन्वेस्टिगेशन कराता रहे और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में यदि शुगर लेवल कम आता है तो वो दवाई निश्चित रूप से धीरे धीरे कम हो सकती है। पर वो कितना सहयोग करता है अपने आहार विहार में, उसके ऊपर निर्भर, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि आयुर्वेद जो है जीर्ण रोगों के लिए बड़ा ही प्रभावी है। तो अव्वल तो ये जीर्ण रोग क्या है, उसके डिस्क्राइब कर। जीर्ण रोगों का मतलब है सर ऐसी व्याधियां जो लंबे समय तक चलती है और दवाई लेते हैं जब तक ठीक होती है और दवाई बंद करता है वापिस हो सकती है। तो जैसे संधिशूल, जिसको हम ऑस्ट्राइटिस कहते हैं, जी ठीक है, ऐसे कैसे एल्जाइमर जो याददाश्त में कमी, बालों का झड़ना, जी बार बार जुकाम होना, तो ऐसी जो है उनको कहते हैं जीर्ण व्याधियां। अच्छा, तो इसमें बड़ा ही प्रभावी है ये। अच्छा, इसकी जो दवाइयां हैं ये भी क्या बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है या कुछ सिम्टम पे डिपेंड करता है? ये सिम्टम के ऊपर भी निर्भर करेगा। दूसरा जो है हमारा जो सिस्टम है, आहार और औषध द्रव्य में थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे जो आहार होते हैं वो रस प्रदान होते हैं और जो औषधियां होती है वो वीर्य प्रदान होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अदरक का रस या तुलसी का सोरस जो है आधा चम्मच से 1 चम्मच से ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन गन्ने का जूस है, गाजर का जूस है, वो हम 1 से 2 गिलास भी ले सकते हैं। तो वो आहार प्रदान हो गया, ये वीर्य प्रदान है। तो वो औषधियां हमारी इस प्रकार काम करती है। जब भोजन शैली में या परिवर्तन करवाते हैं, आहार विहार दोनों है, क्या भोजन शैली में परिवर्तन करा के इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल जी। कैसे, आप जरा बता दें कि जैसे कहा जाता है कि जिसको शुगर है वो दो रोटी खाए या 3-4 बार खा ले। वो 2 रोटी खाए, लेकिन वो सुबह, दोपहर और शाम को। अब उसमें जैसे शुगर के लिए बताना चाहूंगा कि सब्जी का चयन कौन सा करे। जी। जैसे सुबह का मधुमेह का रोगी है, सुबह के लिए सब्जी जो खाएगा वो करेला, भिंडी और जोधपुर में एक दाना मेथी पापड़, इसकी सब्जी खाए। वो अपनी मेडिसिन ले रहा है, साथ में आप जो शुगर को कम करने वाली सब्जियों का चयन करें कि निश्चित रूप से शुगर कम आएगी। आप खाली मेथी का पानी पी के देख ले 2 बार सुबह शाम 2-2 चम्मच का, आपका शुगर लेवल नीचे आएगा। तो उसका प्रयोग कर सकते हैं उसके साथ। बड़ी ही अच्छी एक इसके साथ युक्ति जुड़ी है आयुर्वेद के साथ, रोग से मुक्ति और आयु में वृद्धि। हाँ। तो आयु में वृद्धि भी ये संभव है, ऐसा कुछ? हाँ, आयु में वृद्धि संभव है, क्योंकि जो हम जिस आयु में जो काम करना है, जी कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 25 साल तक, जैसे पहले था ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर हमारा 25 से 50 तक ग्रस्त, जी और 50 से 75 के बीच में हमारा था वानप्रस्थ, और उसके बाद मोक्ष के लिए काम करते थे। तो ये बात निश्चित रूप से है, अलग अलग आश्रम के लिए अलग अलग उम्र में जिस उम्र है उस हिसाब से हमको काम करना है। निश्चित तौर पर आयु भी बढ़ेगी। बिल्कुल, आयु बढ़ेगी। अब सवाल तो बहुत सारे, उत्सुकताएं बहुत सारी है, लेकिन समय कम है। तो ठीक, यहाँ से विदा लेना होगा हमें। डॉक्टर महेंद्र कछावा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर, हमारे साथ थे। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद सभी का।